नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया जिंदल विला वापस आ जाती है, लेकिन सारा शेरगिल जानबूझकर अनाया को अपनी बातों में लेते हुए उसे नीचा दिखाती है, जिस वजह से हर कोई गुस्सा था और अनाया की आंखें तो छोटी हो गई थी। अनाया सारा को देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कितनी बार आऊं या ना आऊं, इसे तुम्हारा क्या लेना देना। ये सुनकर सारा का चेहरा काला पड़ गया। उसके अंदर एक नफरत की लहर दौड़ गई। जाहिर सी बात है, सारा हमेशा ही अनाया को अपनी राइवल मानती थी। उसके हिसाब से अनाया को वापस लौटना ही नहीं चाहिए था। अगर वह वापस नहीं आती तो उसके मॉम के सारे राज बाहर नहीं आते और वह इतनी बड़ी प्रॉब्लम में नहीं होती। अनाया ने ही उसकी जगह छीनी थी और उसका सब कुछ छीना था। वह हमेशा ही अनाया को बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन अनाया तो उसे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती थी। यहाँ तक कि वह तो उसका नाम तक भूल गई थी। इसलिए वह अंदर से गुस्से से बौखला रही थी, लेकिन वह फिर भी खुद को शांत करते हुए बोली है, मैं तुम्हारी बहन हूँ सारा। ये सुनकर ज्ञान तो हंस हंस कर पागल हो रहा था। वह हंसते हुए बोला, तुम तो सच में एक नंबर की चिपकू हो प्रिंसेस, तुमने बहुत अच्छा सबक सिखाया इसे। अनाया सारा को पहचानने का नाटक करते हुए बोली, तो तुम तो मिस भवानी की बेटी हो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने मुझे अपनी बहन क्यों कहा? हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जबरदस्ती मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। वही सारा जो एक्टिंग में बहुत माहिर थी, वह रोने की एक्टिंग करते हुए अरुणा जिंदल का हाथ पकड़कर बोली, दादी माँ देखो ना, अनाया क्या कह रही है। मैं उसकी बहन हूँ, लेकिन वह फिर भी मुझे इस तरह से बात कर रही है। मुझे पता है मेरी माँ आपकी सगी बेटी नहीं है, लेकिन फिर भी वह आपसे प्यार करती थी और मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। यह मुझे इस तरह से क्यों कह रही है? इतना बोलकर वह झूठा रोने लगी। वही उसकी एक्टिंग देखकर तो परिवार के लोगों को गुस्सा आ रहा था, लेकिन अरुणा जिंदल हर बार की तरह पिघल गई और वह उसकी बात पर हामी भरते हुए उसे शांत करवा कर बोली, शांत हो जो, अनाया का मतलब ऐसा नहीं था। वह बस तुम्हारी मॉम को पसंद नहीं करती। फिर वह अनाया को देखकर गंभीर आवाज में बोली, अनाया इस तरह से बिहेव मत करो। भले ही तुम मुझे अपनी बहन ना मानो, लेकिन फिर भी वह तुम्हारी बहन ही है। ये सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई। उसे सच में अरुणा जिंदल की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी आकाश जिंदल जिसे रहा नहीं गया, वह कड़क आवाज में बोला, दादी माँ बस बहुत हुआ। आप हर बार इसके मगरमच्छ के आंसू में फंस जाती है। आप क्या भूल गई है कि इसकी माँ ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया, और मुझे तो लगता है उसके हर काम में ये भी बराबर की हिस्सेदार है। दिखने में मुझे ये कहीं से भी मासूम नहीं लगती, बस हर बार एक्टिंग करती रहती है। और अगर आपको इतना ही ये पसंद है तो आप इसे अपनी नातिन भी बना सकते हैं, लेकिन खबरदार अगर इसने मेरी प्रिंसेस को हर्ट किया। अनाया की नज़रें अभी भी उन लोगों पर टिकी हुई थी। अनाया अरुणा जिंदल को गंभीर नज़रों से देखते हुए बोली, नानी माँ मुझे पता है आपको मिस भवानी कुछ ज्यादा ही पसंद थी और मेरे हिसाब से आपको उसकी बेटी भी इतनी ही पसंद होगी, लेकिन आप मुझ पर अपने विचार थोप नहीं सकती। मेरी नज़रों में भवानी शेरगिल एक चालबाज औरत थी, जिसने मेरी माँ की जगह छीनी थी। यहाँ तक कि इतने साल उसने जिंदल परिवार को खत्म करने की साजिश रची, और इतना सब कुछ होने के बाद मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि उन्हें अपना लूँ। अगर आप उन्हें अपनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। वैसे भी मुझे खोखले रिश्तों की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वहां से जाने लगी। वह पहले भी यहाँ रुकी हुई थी, इसलिए यहाँ पर पहले से ही उसका एक लग्जरियस कमरा था, जो उसी फ्लोर पर था जहाँ पर बाकी तीनों भाइयों का कमरा था। उस फ्लोर पर किसी का भी जाना मना था, क्योंकि उन दोनों भाइयों को पसंद नहीं था कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। खास करके हर्षद, आकाश को अकेले रहना पसंद था, और ज्ञान को भी ऐसा लगता था कि अगर ज्यादा लोग उसके आसपास रहे तो वह शरारत नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसे फ्लोर पर किसी का भी जाना मना था। वहां पर एक खास नौकरानी को रखा गया था, जो उसे फ्लोर की साफ सफाई करती थी। वह भी सालों से इसी परिवार में काम करती थी और परिवार के लोग उससे काफी रिस्पेक्ट देते थे और उस पर यकीन भी करते थे, इसीलिए उसे उस फ्लोर की साफ सफाई की जिम्मेदारी दी गई थी। अनाया तुरंत अपने कमरे में चली गई। पीछे बाकी सभी लोग परेशान थे। आशा जिंदल गुस्से में बोला, आप लोगों की वजह से मेरी प्रिंसेस गुस्सा हो गई। अगर आपको उसे नाराज करना है तो उससे बात ही मत करना। इतना बोलकर वह भी गुस्से से बाहर चली गई।
उसके साथ साथ बाकी के परिवार वाले भी चले गए। अब वहां पर सिर्फ अरुणा जिंदल और सारा ही बची थी। अरुणा जिंदल को भी बुरा लग रहा था कि उसकी प्यारी नातिन उससे गुस्सा होकर चली गई। वह भी बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। लेकिन सारा का मुंह तो काला पड़ चुका था, क्योंकि वह बहुत अच्छी रोने की एक्टिंग कर रही थी। अगर पहले की बात होती तो अरुणा जिंदल अभी उसे शांत करवा रही होती और उसे प्यार जता रही होती, लेकिन अनाया की वजह से अरुणा जिंदल ने सारा की ओर देखा तक नहीं। इसी वजह से उसका खून खुला हुआ था। दूसरी ओर रावत इंडस्ट्री में काफी उथल पुथल मची हुई थी। हर जगह ये न्यूज़ फैल रही थी कि अध्यक्ष सीईओ से नाराज है। इतने सालों में पहली बार अध्यक्ष मीनल देवी ने हर्षवर्धन के खिलाफ वोट किया और वो उनसे नाराज भी थे। ये बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। इस वजह से कंपनी में काफी अराजकता फैल रही थी। कोई कह रहा था हमें सीईओ का साथ देना चाहिए, तो कोई कह रहा था हमें अध्यक्ष का साथ देना चाहिए। आखिरकार वह हमारे कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर होल्ड करने वाले इंसान हैं। हर किसी की अपनी अपनी राय थी। हर कोई अलग अलग चीज सोच रहा था। इस हर्षवर्धन के सौतेले चाचा अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने कई सारे शेयर होल्डर को अपनी साइड करने की कोशिश की। किसी को धमका करे अपनी साइड किया, तो किसी को डरा को अपनी साइड किया। कई कंपनी के हायर ऑफिसर्स को भी खरीद लिया है, जो वहां पर बहुत अच्छी पोस्ट पर थे। उनका मानना था कि अगली बोर्ड ऑफ मीटिंग में रावत कंपनी पर कब्जा करने में कामयाब रहेगी। यहाँ तक कि उसका बेटा जो अंडरवर्ल्ड में भी बहुत अच्छी पहचान रखता था, उसकी भी एक गैंग थी। वह भी अपने पिता का साथ देने के लिए वापस आ गया और उसने भी कई सारी इलीगल काम किए हैं। यहाँ तक कि हर्षवर्धन के सौतेले चाचा तो अपनी बेटी पायल को भी इस्तेमाल करना चाहती थी। उसे एक पॉलिटिशियन खानदान में शादी करवाने की सोचा, ताकि पॉलिटिक्स में भी उसकी अच्छी पकड़ हो जाए। लेकिन भले ही वह कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कोई भी पॉलिटिशियन उसका साथ नहीं देना चाहता था। उसे लग रहा था कि अगर वो रिश्तेदारी बन गई तो पॉलिटिक्स भी उसके हाथों में आ जाएगी। वह इतने साल रावत इंडस्ट्री में काम कर रहा था और उसे समझ आ गया था कि पॉलिटिशियन को भी बिजनेसमैन ही कंट्रोल करते हैं और पॉलिटिशियन का साथ होना कितना जरूरी है। लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि इसमें भी जरूर हर्षवर्धन का हाथ होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि हर्षवर्धन की असली पहचान वह सभी पोजीशन जानते हैं। यहाँ तक कि देश के प्राइम मिनिस्टर भी इस वक्त हर्षवर्धन की साइड थे और उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो भला और किसी की क्या हिम्मत होगी हर्षवर्धन के खिलाफ जाने की। दुनिया की 80% से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर को अपने इशारे पर अपनी बात मनवा सकता था। उसकी पावर पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा थी। हर्षवर्धन की सौतेली चाचा सच में बेवकूफ थे, जो हर्षवर्धन से दुश्मनी कर रहे थे। क्या इस बार हर्षवर्धन इस मुसीबत से बच जाएगा और क्या आगे जाकर अनाया जिंदल परिवार को माफ करेगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।